टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वही सीरीज जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे 2018 का पूरा पेपर, वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं सारे ही सेट्स के क्वेश्चन कवर करूंगी। यहाँ पर हमारे आए थे 3 सेट्स 1, 2 एंड 3। तो हम पूरा सेट 1 सॉल्व करेंगे, फिर सेट 2 के वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सेट 1 में नहीं थे, सेट 3 के वो जो बाकी में नहीं थे। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। 2018 में हमारे आते थे 5 सेक्शंस। तो हम सारे सेक्शंस करने वाले हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चंस होंगे हमारे 1 मार्क के, सेक्शन बी के होंगे हमारे 2 मार्क्स के, एंड सेक्शन सी में होते हैं 3 मार्क्स। सेक्शन 4 में हमारा आता है एक ही क्वेश्चन जो होता है केस स्टडी, जो कि होता है 4 मार्क्स का, और बाकी जो क्वेश्चन है वो हमारे लास्ट सेक्शन में चले जाते हैं जिसका नाम होता है सेक्शन ई। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। जल्दी से रेडी हो जाओ, अपना पेन एंड सब कुछ लेकर, पानी वानी पी कर अच्छे से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की सीरीज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट एवरीवन नोज। क्योंकि यहां से हमको आइडिया पड़ता है कि भैया बोर्ड का जो पेपर बना रहा है ना, वो किस माइंडसेट से पेपर बना रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है हमारे आज के सेशन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 1, और ये है हमारा सेट 1 का। यहाँ पर मैंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ है, मतलब ये 1 मार्क का है, और ये आता है हमारा सेक्शन ए के अंदर, जिसमें आते हैं टोटल 5 क्वेश्चन। सबसे पहले जो हमें पेपर जब मिल जाता है ना, तो उसके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हमें क्या करना चाहिए? अब ये नहीं कि ओम नमः शिवाय पढ़ना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, एक दो भगवान को याद कर लिया, उसके बाद 15 मिनट्स एक बार अपने सारे पेपर को गो थ्रू कर लो कि भैया आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो आपको एकदम 100% श्योर हो कि आपको ना एग्जैक्टली पूरा आंसर पता है उसका। ठीक है, फिर बाद में आप आ जाओगे 80%, फिर 50%, फिर 10-20% वाले क्वेश्चंस पर हम आ जाएंगे, जो कि हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं सीक्वेंस वाइज चलूंगी, नहीं तो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ का ये कहाँ का है ना। तो हमने सारे नंबरिंग जो है ना अकॉर्डिंग टू द सेट ही दी है 2018 के सेट 1 के अकॉर्डिंग ही। तो जल्दी से रीड कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग अलोंग द पैरेलल पास। तो ये हमारा अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये हमारा एक प्रोटॉन जा रहा है। फिर ये क्या हुआ? एंटर अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर पाथ। अब जो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में गए ना, वो इनके पाथ के परपेंडिकुलर आ चुकी है। विच ऑफ दैम will move in a circular path with higher frequency। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि हमने यहाँ पर एक क्या पढ़ा हुआ है, अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का। क्या था भैया? आप कहोगे R इज इक्वल टू mv/qb। याद आ गया ना बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर ये मास है, तो मास तो यहाँ पर डिफरेंट होगा ही, बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि ये जो वेलोसिटी है इसको हम किससे लिख सकते हैं? R ओमेगा लिख सकते हैं, है ना? चलो मैंने भी लिख दी है, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में हमने लिख दिया उसको। ये R से ये R हो जाएगा कैंसिल आउट। तो अब बचता है हमारे पास QB इज इक्वल टू m ओमेगा। अब मैं ओमेगा मेरा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की ही बात हो रही है। तो चलो भाई इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ले आते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का अगर यहाँ से फॉर्मूला देखोगे ना, तो वो आ रहा है QB/m 2 पाई m कर दो आप। मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, क्योंकि चार्ज सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा? मास। अब जल्दी से मुझे आंसर दे दो कि मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में से किसका मास जो है वो ज्यादा होता है? जल्दी से आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ फटाफट। जो मास होता है हमारा प्रोटॉन का, दैट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट एवरीवन नोज। एंड इफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, तो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन। दैट मीन्स कि हायर फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब वही मूव करेगा हमारे सर्कुलर पाथ में। उसमें बोला गया है कि हायर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमने आंसर भी दे दिया दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी एंड द हायर यूजर
ये सारा आपने पढ़ लिया, समझ लिया। आप इसमें 1 मार्क्स में लिखोगे। 1 मार्क्स में जरूर ये ध्यान रखना कि 1 या 2 लाइन से ज्यादा क्वेश्चन में आंसर नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आप सोचोगे कि मार्क्स आपको 1 ही मिलेगा, 2 नंबर नहीं देगा आपका एग्जामिनर। तो जल्दी से मूव कर जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलिए देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड फॉर, एक है आपका वाटर प्यूरिफिकेशन एंड बी है आपका आई सर्जरी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस चैप्टर में है ना, वहां से सिर्फ ना कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं। लाइक जैसे हमने देखा 17 के पेपर में देखा था कि आपको वेवलेंथ दे दी जाएगी, आपको वो बताना है, या फिर आपसे डायरेक्टली एप्लीकेशन पूछ लेगा, आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है, अरे क्वेश्चन ही आपके आते हैं। तो आपको एप्लीकेशन, वेवलेंथ की रेंज, सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे तो कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको हम यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में? जल्दी से रिकॉल करो। टीवी सब देखते हैं, सब टीवी में देखते, सबके घरों में आरओ लगा हुआ है ना। तो वहां पर एक आपका ऐड आता है कि भैया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम बिल्कुल वाटर प्यूरिफाई करके देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हम वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सी वेव यूज करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम यूज करते हैं, क्योंकि ना इस अल्ट्रावायलेट के पास ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जर्मिसाइड्स की, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे वाटर प्यूरिफिकेशन को और अच्छा कर देगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आई सर्जरी की। तो आई सर्जरी में हम जानते हैं कौन सी होती है, किस रेडिएशन के पास ऐसी पावर, ऐसा मतलब यूज कर सकते हैं जिसको हम आई सर्जरी में, क्या हम माइक्रोवेव का यूज कर सकते हैं? नो मैम। विजिबल, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव्स तो मैंने बता ही दिया नहीं है। ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यू आर गोइंग टू यूज इन आई सर्जरी? तो जिसकी हमारी हीट रेडिएशन की प्रॉपर्टी होती है उसी को हम यूज करते हैं। तो कौन सी ऐसी वेव है? तो आप कह दोगे IR विच इज इंफ्रारेड रेडिएशंस को हम यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास हीटिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, इसकी वजह से हम इनको यूज कर लेते हैं। चलो यहाँ पर भी हो गया। एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए, सारी वेव्स की पता होनी चाहिए। अब ये नहीं कि ये दोनों ही याद कर लिए, उनके अलावा जितनी भी है ना सारी एकदम से अच्छे से एप्लीकेशन याद कर लेना। लास्ट पेज में दी रहती है एनसीईआरटी के, वहां पर देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सेट 1, जो कि कैरी करता है 1 मार्क्स। इसमें बोला गया है कि ड्रॉ ग्राफ showing variation of photoelectric current with applied voltage for 2 incident radiation of equal frequency। बर्ड पे ध्यान दे लेना, फ्रीक्वेंसी इक्वल है बट इंटेंसिटी डिफरेंट है। इंटेंसिटी डिफरेंट है मतलब करंट डिफरेंट है। पहले भी बताया, कब बताया? 2017 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमको ये क्लियर हो रहा है क्योंकि 17 में भी था, 18 में भी है। ठीक है, मार्क द ग्राफ फॉर द रेडिएशन ऑफ हायर इंटेंसिटी। चलो ठीक है, तो यहां से हमको ये मालूम पड़ेगा कि डिफरेंट इंटेंसिटी है, इक्वल फ्रीक्वेंसी है, और ये किसका है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का ही ग्राफ होने वाला है। तो ग्राफ क्या था हमारा, हम पहले ड्रॉ कर देते हैं अपनी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहां पर होता है हमारा एनोड पोटेंशियल, और आप अकेला पोटेंशियल भी लिख सकते हो, एंड यहां पर होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, यहां पर फ्रीक्वेंसी इक्वल करनी है, इंटेंसिटी डिफरेंट है मतलब करंट हम डिफरेंट देंगे। और यहां पर हमारा क्या होता है, वी नॉट माइनस वी नॉट, जो कि होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और आप कह सकते हो रिटार्डिंग पोटेंशियल। कुछ याद आ रहा है? 17 में भी हमने ऐसा ग्राफ बनाया था, इक्वल इंटेंसिटी वाला भी बनाया था एंड डिफरेंट इंटेंसिटी वाला भी बनाया था। ठीक है, तो इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो यहां से अगर ग्राफ ड्रॉ होगा तो एक ये हो जाएगा एंड एक ये हो जाएगा। करंट आपके डिफरेंट हो गए क्योंकि इंटेंसिटी आपने एक बार इतनी दी, एक बार इतनी दी। तो ग्राफ कुछ आपके इस तरीके से बनेंगे, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो यहीं पर रहती है। फ्रीक्वेंसी कैसे थी? तो यहाँ पर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो इक्वेशन थी ना, उससे हम कोरिलेट कर लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। याद आ रहा है ना, बताया था। चलो ठीक है, इस तरीके का आपका ग्राफ बन जाएगा इसका। अब यहीं पर हम ग्राफ बना दिया, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, सारी चीजें लेबल कर देना, खत्म यहाँ पर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो चलो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है कि 4 न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट। 4 न्यूक्लियाई बना लो भाई जल्दी से अब। ठीक है, बना लिया। इनको क्या, इनमें फ्यूजन रिएक्शन हुआ है, तो ये क्या करेंगी, एक बहुत बड़ा एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करेंगी प्लस रिलीज करेंगी एनर्जी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये पेरेंट मान लो, ये आपकी डॉटर मान लो, तो इन दोनों में से किसके पास हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है? तो भैया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये होता है एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स
न्यूक्लियन, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये 4 बन के 1 बना रहा है, तो इसका जो मास है, मास की बात कर रही हूं अभी, ध्यान देना वर्ड पर, वो क्या होगा, लेस देन होगा मास ऑफ पेरेंट, ठीक है। लेकिन जो डेल्टा एम होता है ये क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है ना, सब जानते हैं ना। किस चैप्टर का है ये क्वेश्चन, न्यूक्लियाई का है। तो जो डेल्टा एम है डॉटर का, दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा एम ऑफ पेरेंट, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर देन द, डॉटर में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पेरेंट, ठीक है। आप वहां पे लिख दोगे, बताना ही तो है एक लाइन में, तो आप बोलोगे डॉटर न्यूक्लियस वुड हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बिकॉज mass defect in the daughter nuclei is greater than the mass defect in the parent nuclei। यहीं पर आंसर खत्म करोगे, लॉक करोगे, मूव करोगे नेक्स्ट पर। चलो मूव कर लेते हैं, चलो देखते हैं। अब सेक्शन बी यहां से हमारा शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आप कहोगे मैम क्वेश्चन नंबर 4 से डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर क्यों आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए उसको स्किप कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे चालू होते हैं कि क्या चालू हो रहे हैं भाई, कितने मार्क्स के, सेक्शन बी है तो 2 मार्क्स के हो जाएंगे। चलो रीड कर ले फटाफट। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स P and Q have their resistances in the ratio 1:2. They are connected in series across a battery. You have to calculate the ratio of the power dissipation in this bulb. सबसे पहले हम बल्ब्स बना के उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या बना लिया, हमने 2 बल्ब बना दिए, उनको कनेक्ट कर दिया है सीरीज में एक बैटरी के साथ। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आपके पास गिवन है रेजिस्टेंस की रेशियो गिवन है, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे अज्यूम क्या करोगे, लेट द रेजिस्टेंस फॉर द पी बल्ब क्या मान लोगे आप, R1, क्योंकि मान लोगे आप R2, ठीक है। अब R1 अपॉन R2 आपको गिवन है 1:2 एंड आप जानते क्या हो, सीरीज कनेक्शन में करंट क्या रहता है आपका, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो आई हमारा सेम रहेगा। हम जानते क्या है, वी नो पावर डिसिपिएशन जो होता है सीरीज में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आर। 2 बल्ब है तो दोनों का ही पावर डिसिपेशन होगा, तो हम मान लेते हैं इस P बल्ब के लिए जो पावर डिसिपेशन है आप लेट करके लिखोगे, लेट द पावर डिसिपेशन फॉर P बल्ब इज P1 एंड P2 का आप P2 मानोगे Q बल्ब के लिए। तो P1 अपॉन P2 का आपको रेशियो फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1। करंट सेम है, रेजिस्टेंस चेंज है, तो करंट से करंट तो हो गया कैंसिल, P1 अपॉन P2 हो जाएगा आपका 1:2, ठीक है, क्योंकि R1 अपॉन R2 किस रेशियो में थे उसी के बराबर आ गया, तो आप लिख दोगे हेंस द रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेशन इन दिस बल्ब इज 1:2। यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा फिनिश। बट शर्त क्या है, सारा लिखोगे, गिवन क्या है, लेट क्या किया, वैसे नहीं कि रैंडम R1 R2, तो वहां पे पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, लेट R1 बी द रेजिस्टेंस फॉर द P बल्ब, R2 बी द रेजिस्टेंस फॉर द Q बल्ब। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ना, ताकि आप ये ना लगे कि भैया मैम ने नहीं लिखा है तो हम भी नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है, आपको लिखना है वहां पर, इसलिए मैं बार बार उस पॉइंट पर फोकस करके बता रही हूँ। फिर यहीं पर अगर आप सब कुछ लिखने का सॉल्व कर लोगे, आपको पूरे 2 नंबर यहीं पर लॉक हो जाएंगे और आप चल दोगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि हमारा 2 मार्क्स का ही है। इसमें बोला गया है कि एक 10 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपका जो स्मॉल आर है वो तो आपका है ही नहीं, 0 मान लो, इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF इज गिवन टू यू। EMF आपको दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको इसकी दी हुई है 38 ओम आर, किसकी, जो आपने पैरेलल में जो एक बैटरी कनेक्ट करी है उसकी, ठीक है, 38 ओम, ये आपकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, एक EMF है, और ये आपका एक सेल है जिसका पोटेंशियल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ना, ये क्वेश्चन ना लोग क्या सोचेंगे बहुत टिपिकल है, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस वाली बैटरी के कारण, जो बैटरी ऑफ EMF है उसके कारण जो करंट है आपका वो इस डायरेक्शन में होगा ना, एंड इस वाली बैटरी के कारण जो आपका करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ना। अब ये दोनों ही जो करंट के डायरेक्शन में, सोचो कि ये सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर उसके पहले अब सोच लीजिएगा, गिवन है आपके पास, आप लिख दोगे V गिवन है 10 वोल्ट, या फिर आप कह सकते हो एक EMF
1 मान लो, एक EMF 2 मान लो, ये 1 है, E गिवन दिया है, उसकी इंटर रेजिस्टेंस 0 है, फिर आपके पास एक E2 दिया है 200 वोल्ट एंड इसकी आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है 38 ओम। ठीक है, करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R। और इस केस में जहां पर EMF होता है वहां पर होता है नेट EMF, क्योंकि यहाँ पे 2 बैटरी है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नेट EMF यहाँ पे क्या आएगा, मैंने बोला सोच लेना करंट की डायरेक्शन क्या है करंट की डायरेक्शन। आप कहोगे ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ पर जो नेट EMF है वो क्या होगा, नेट EMF यहाँ पर हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट E2 माइनस E1। टोटल रेजिस्टेंस तो आपके पास एक ही है, एक आपकी 0 है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 200 माइनस 10 अपॉन 38। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 190 अपॉन 38 और करंट की वैल्यू आपकी आएगी 5 एम्पियर। ओके, देखो ये करंट यहां जा रहा था, ये करंट यहां आ रहा था, तो यहाँ पर जो नेट EMF है वो सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहीं पर ही अगर ये वाला जो आपका बैटरी है वो अगर इस तरीके की हो जाती तो आपका करंट का डायरेक्शन सेम रहता और ये दोनों EMF हम क्या कर देते, प्लस कर देते, है ना। चलो समझ गए ना लॉजिक। तो सिर्फ यहाँ पर इस नेट EMF का खेल था, अगर ये प्लस कर देते तो आंसर आता अलग, माइनस की है तो आंसर आया है अलग, ये ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ इतना पॉइंट है, बाकी सब तो बहुत बेसिक है, सब चुटकी में कर लेंगे। जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की है ना उसके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन है, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, आप आंसर में कंक्लूड कर दोगे, उसको ब्लॉक में कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो वाला भी क्वेश्चन नंबर 7 था, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था ये उसके और पार्ट में आया था, तो हम यहाँ पर और वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और कितने लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से रीड कर लेते हैं। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द EMF, आपको क्या निकालना है, EMF ऑफ अ सेल, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट। तो आपके पास L1 एक दिया है, बैलेंस पॉइंट 350 सेंटीमीटर, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस है, द बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड टू 300 सेंटीमीटर, L2 आपका हो गया है 300। आपको निकालना क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाली है पोटेंशियोमीटर में। तो जल्दी से बच्चे लोग क्या करो, याद कर लो, पोटेंशियोमीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला था इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, वो फॉर्मूला था R इज इक्वल टू R L1 माइनस L2 अपॉन L2। याद आया कुछ इस तरीके का फॉर्मूला पोटेंशियोमीटर में। सारी मैंने यहाँ पर वैल्यूज को टाइम बचाने के लिए मैंने यहीं पर लिख दिया है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप गिवन से स्टार्टिंग करेंगे। गिवन आपका बैलेंस पॉइंट जब आपका ओपन सर्किट है वो 350 सेंटीमीटर, आपका रेजिस्टेंस 9 ओम है एक्सटर्नल सर्किट के लिए, एंड आपका जो शिफ्ट होकर जो आपका बैलेंस पॉइंट आया दैट इज 300 सेंटीमीटर। तो आप सब चीजें हो गई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। आर आपके पास कितना है 9 और L1 इज आपका L1 है 350 माइनस 300 अपॉन 300, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 50 अपॉन 300, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 6 और ये हो गया 3/2। दैट इज इंटरसेप्शन कितनी आ जाएगी यहाँ से 1.5 और यूनिट क्या होगी ओम। तो आप लिख दोगे हेज द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर ऑफ द सेल इज 1.5 ओम। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो ये सॉल्यूशन है कंप्लीट हो जाएगा, बट द थिंग इज कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में ही मेंशन करा है, आप गिवन से स्टार्टिंग करेंगे, फाइंडिंग पोर्शन लिखेंगे, देन अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर हो गया, स्टोर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में, जिसमें क्या पूछा गया है कि व्हाई आर इंफ्रारेड वेव्स ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स, एक्सप्लेन। तो ये ही सेम क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज में भी कवर किया था। तो होता क्या है कि जब भी हमारी इंफ्रारेड रेज किसी भी मटेरियल से अगर पास में जाती है, स्ट्राइक करती है, तो क्या होता है उस मटेरियल के अंदर जितने भी आइटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक वाइब्रेशन के मोशन में चले जाते हैं। अब जैसे ही वो वाइब्रेट करते हैं तो क्या होगा, जब वाइब्रेट करेगा कोई चीज कंटिन्यूसली अगर वाइब्रेट करेगा तो उसमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, और इसी हीटिंग इफेक्ट के कारण हम इस इंफ्रारेड वेव्स को हम क्या कहते हैं, हीट वेव्स कहते हैं।
आई बात समझ में? अब देखो इसको लिखा क्या है, when the materials are exposed to infrared radiation, the molecules and items of the material absorb this radiation, and infrared waves have wavelength that set items and molecules into vibrational motion, and this ये जो वाइब्रेशनल मोशन है ये आपका क्या प्रोड्यूस करता है, एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई IR वेव्स इज नोन एज हीट वेव्स। क्लियर हो गया? ए पार्ट डन हो गया। अब जैसे ही ये पार्ट डन हो जाता है हम देख लेते हैं इसका बी पार्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट की, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। क्या समझते हो? बिल्कुल समझते हैं कि भैया EM वेव्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है मोमेंटम। क्यों करती है? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारी वो एनर्जी को कैरी करती है, और यहाँ पर एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू PC, फ्रॉम वेयर यू कैन सी P इज इक्वल टू E अपॉन C। तो यहाँ से मोमेंटम तो वो कैरी करेगा ही ना, ठीक है? तो आप ये भी वहां पे बता दोगे। अब यहाँ पर ये जो 2 मार्क्स लिखा है ये इसके लिए नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे थे 2 पार्ट्स, A एंड B दोनों कैरी करते हैं 2 मार्क्स। ठीक है, मैंने हर जगह पर इसलिए लिख दी है ना, क्योंकि आपको पता रहे कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ना ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये रीजन देख लिया, क्योंकि एनर्जी वो कैरी करता है, एनर्जी होता है PC, रिलेशन होता है एनर्जी एंड मोमेंटम में। दैट्स व्हाई कि हाँ भाई समझते हैं कि हाँ वो मोमेंटम भी कैरी करता है। ठीक है, वहां पे पूरा चीजें लिख दोगे अपने वर्ड्स में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इस क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द मेटल गिवन बिलो, व्हिच वंस विल शो द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन एंड व्हाई। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोइलेक्ट्रिक जो एमिशन है वो होता कब है ना? तो पता ही नहीं है तो इनका देने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। तो हम जानते हैं इसके लिए कंडीशन होती है कि जो हमारी एनर्जी होती है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट। व्हाट इज फाई नॉट? इट इज अ वर्क फंक्शन। तभी भैया उस सिचुएशन में ही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि आपके पास एक टेबल दी है जिसमें आपको मेटल की नेम दी है, वर्क फंक्शन दिया है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मोलिब्डेनम, यही है उनके दिए गए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। और ये जो एनर्जी आती है ये जूल में आती है। ठीक है, हमें अगर कंपेयर करना है किसी भी क्वांटिटी को तो उनकी जो यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए, मतलब इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। ठीक, ये भी आपने रिलेशन देख लिया। H की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। C इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। एंड व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज 412.5 इंटू 10 टू द पावर -9। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस, देन 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के? 1 अपॉन, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर, आप डिवाइड करोगे पूरे को। यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि आपकी आ रही है 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपकी एनर्जी इतनी है। अब आपको क्या देखना है कि भाई इतनी एनर्जी ये जो है या तो ये वर्क फंक्शन के बराबर हो तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करेगा वो मेटल का सरफेस, या फिर वो ग्रेटर देन, ये ग्रेटर रहे। ठीक है, अब सोडियम को देखो, सोडियम का जो वर्क फंक्शन है हमारे पास एनर्जी कितनी है? 3.01 है। क्या ये ग्रेटर है? बिल्कुल है। यहाँ पर भी देख लो 3.01 ग्रेटर है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पर 3.01 ग्रेटर है? नहीं है। E इज इक्वल टू 3.01 ग्रेटर है? नहीं है, लेस देन है। तो अब किस किस में होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? कौन कौन शो करेगा, कौन से मेटल करेंगे? तो आप बोल दोगे ओनली सोडियम एंड पोटेशियम विल शो द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, because the condition for the photoelectric emission is the energy should be greater than equal to the work function, and this condition is satisfied in only these two metal. ठीक है, आपका यहीं पर आंसर फिनिश हो जाएगा। आप कंक्लूड कर दोगे और अच्छे से अपने लिखोगे और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे?
2 मार्क्स अब मिल गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। चलिए देख लेते हैं अपना 11th क्वेश्चन जो कि है हमारा 3 मार्क्स का। मतलब होता है कि यहीं से हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन सी, ठीक है, जिसमें हमारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि 4 पॉइंट चार्जेस है, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्यू 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 क्यू, ठीक है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ साइड ए। अब क्योंकि स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो सारी ही इक्वल होती है तो हमने सारी तरफ लिख दी है शोन इन द फिगर। यू हैव टू कैलकुलेट ए पार्ट रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सबको याद आ गया होगा कूलम्स लॉ बिटवीन द टू चार्जेस, वही यहाँ पर करेंगे। फिर आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड पार्ट पे। तो पहले हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो मान लेते हैं ये रहा आपको पॉइंट, कैपिटल क्यू पे ही निकालना है, ये रहा पॉइंट। हम नाम दे देते हैं, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ठीक है। अब इस क्यू पर एक तो आपका जो फोर्स है इस क्यू के कारण लग रहा होगा, स्मॉल क्यू के कारण, वो लगेगा अलोंग दिस, ठीक है, जो कि आप मान लो आपका F1 है। अब अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ F1 क्या हो जाएगा आपका, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो आर यहाँ पर क्या है, ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इस क्यू पर आपके इस बी पॉइंट के कारण जिस पर चार्ज प्लेस्ड है क्यू, उसके कारण एक फोर्स लगेगा। तो आप वो फोर्स लगेगा कुछ इधर जिसको आप बोलोगे F2, वो कितना हो जाएगा, सेम क्यू अपॉन ए स्क्वायर। आप देखोगे कि सिंस F1 इज इक्वल टू F2 तो हम दोनों को मान लेते हैं x, ठीक है। अब देखोगे क्या, अब इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो कहाँ लगेगा, तो आप कहोगे बीच में कहीं लग रहा होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। नेट फोर्स जो है आप कैसे निकालोगे, आप बोल दोगे इसको F। अब नेट फोर्स एट पॉइंट Q कितना हो जाएगा, F आपका, F होगा आपका अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सिंस cos थीटा इज इक्वल टू 90 दैट विल बिकम अ 0, तो वो पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो इतना पोर्शन बचा आपके पास। यहां से आप देखोगे F1 आपने F2 को आपने x मान लिया है, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज अंडर रूट 2x आपका इधर से आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे x की, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगर देखो इस पॉइंट पर एक फोर्स और लगेगा। कहां से, देखो भाई यहां से भी तो लगा, तो कोई यहां से हो गया, यहां से डायगोनल्स भी तो होते हैं। अब ये डायगोनल क्यों नहीं लग रहा भैया, ये डायगोनल इधर जाएगा इसलिए नहीं लग रहा है। तो इस डायगोनल के कारण भी एक फोर्स लगेगा, उसको हम मान लेते हैं F3, ठीक है। ये F3 क्या हो जाएगा, अब उसके लिए आपके पास साइड से तो ये डायगोनल है, इसकी वैल्यू कितनी होगी इसमें, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम दैट इज अंडर रूट 2a। तो F3 क्या हो जाएगा, दो चार्जेस सेम है कैपिटल Q अपॉन ये साइड कितनी है, अंडर रूट 2a का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखो, अब मैं ना इसको पूरा अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रही हूँ, वो आपका काम है कि मतलब लेट दिस वन इस तरीके से कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला यूज करा, पूरी लाइन से आप लिखोगे एग्जाम में। फिर यहाँ पे देखो कि ये जो F3 है और ये जो नेट आपने फोर्स निकाला है F1 F2 का, वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज F प्लस F3। F क्या है भाई, F की वैल्यू मेरी अंडर रूट 2k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। F3 की वैल्यू है k क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। यहां से आप देखोगे आपके कुछ कॉमन्स आ रहे हैं, दैट इज k और कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया, अंदर बचता है आपके पास अंडर रूट 2 स्मॉल q प्लस q एक बचेगा अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो इतना बचता है। तो ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया है, ये आएगा आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। आप लिख दोगे हैज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज Q इज दिस, ठीक है। अब देखोगे इसका बी पार्ट। अब इसके बी पार्ट में अगर ध्यान से देखो तो इसके बी पार्ट में आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R, याद आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना पेयर ऑफ चार्जेस, कोई स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ
पेयर्स से चार्जेस के उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी आपको ऐड करना है, ठीक है। तो एक पेयर क्या है आपका, ये एक पेयर है, ये एक पेयर हो गया, ये एक ही है, और दो आपके डायगोनल, 4 साइड्स के 2 डायगोनल, 6 टोटल, ठीक है। तो साइड्स के तो मेरे सेम है, क्यू 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 क्यू, ठीक है। तो मैं उसमें क्या लिख दूंगी, 4k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए। अब बात क्या करेंगे, डायगोनल की। तो डायगोनल एक है आपका कैपिटल क्यू के बीच में, एक है स्मॉल क्यू के बीच में, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी, के कैपिटल क्यू साइड कितनी है इसकी, √2a, दोनों की सेम होगी, क्यू अपॉन √2a। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप k को बाहर निकाल सकते हो। अंदर क्या बच रहा है आपके पास, 4। आप क्या करो, k अपॉन a को आप बाहर निकालो, तो आपके पास बचेगा अंदर 4q प्लस q स्क्वायर स्मॉल q स्क्वायर अपॉन √2, ठीक है। तो ये क्या आ गई, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई पूरे सिस्टम की। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है भाई, सॉल्व करना है, लॉजिक पता है, कंसेप्ट पता है, तो ये क्वेश्चन सिंपल था, आप कर लोगे और आप जैसे सॉल्व करोगे आपको पूरे 3 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। सिर्फ जो लाइनिंग से कौन से फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो वहां पर मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट, ठीक है। ये भी हमारा सेम मार्क्स का है, यानी 3 मार्क्स का है। इसमें बोला गया है ए एंड बी पार्ट्स हैं। ए पार्ट में बोला है कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं Q -4Q 2Q, जिनको हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टाइसिस पे रखा है। तो ये रहा Q 2Q एंड -4Q। इनकी जो साइड है इक्वेटर एंगल की वो है आपकी L। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब साइन कोई भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का आप जानते हैं कि कूलम्स फोर्स लगते हैं 2 चार्जेस के बीच में, विच इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R², जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था। बी पार्ट में आपको निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। पहले हम कंसीडर करेंगे सिर्फ ए पार्ट। अब यहाँ पर जैसा कि हमने प्रीवियस में आपको स्क्वायर दिया था, आपने नेट फोर्स निकाला था एक चार्ज पर, यहाँ पर भी इस क्यू पर आपको निकालना है। अब इस क्यू पर जो चार्ज फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा इस बी पे रखे हुए चार्जेस के कारण, एक फोर्स लगेगा इस सी पर जो चार्ज रखा है उसके कारण। अब फोर्स ऑन ए, आप कह सकते हो फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू 2Q इज, हम मान लेते हैं F1, क्योंकि ये दोनों ही चार्जेस जो है वो सेम पोलैरिटी के हैं। तो आपका जो क्या करेंगे, चार्जेस रेपल करेंगे, तो फोर्स आपका लगेगा इधर, जिसको हमने मान लिया है F, KQ1 Q2 Q2Q अपॉन L², ठीक है। अब फोर्स ऑन Q ड्यू टू -4Q चार्ज, अब ये दोनों ही चार्जेस की जो पोलैरिटी है दैट इज अपोजिट इन नेचर, दैट मीन्स ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो जो आपका फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा KQ -4Q अपॉन L²। अब क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है उनकी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, तो हम इसका जो नेगेटिव साइन है वो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो इतनी बात भी हो गई क्लियर। अब अगर इसके नेट फोर्स की बात करें तो इसका नेट फोर्स कहाँ लगेगा, इन दोनों के बीच में, कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, हम मान लेते हैं वो नेट फोर्स है हमारा F। अब F है और हम जानते हैं इक्वल ट्रायंगल में जो हर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। एंड एक प्रॉपर्टी और जानते हैं हम कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज द ट्वाइस ऑफ द इंटीरियर एंगल है 60, ट्वाइस हो जाएगा ये कितना 120 डिग्री। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री है, प्रीवियसली आपका था 90 डिग्री। चलो अब नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने प्रीवियस भी, तो ये हो जाएगा F1² प्लस F2² प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। वहां पर थीटा 90 डिग्री था इसीलिए कंसीडर नहीं किया गया था, यहाँ पर जो थीटा है वो 120 डिग्री इसलिए कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड करना है तो इस नेगेटिव साइन को हम अभी क्या कर देंगे,
निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये इसका बताता क्या है कि हाँ भाई चलो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, सिर्फ नेचर बताने के लिए होता है। तो F1 स्क्वायर में हो जाएगा K 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस F2 में हो जाएगा K 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस ट्वाइस, और इनका होल स्क्वायर भी आप लगाएंगे। F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर है, क्योंकि F1 में आप रखेंगे K 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर और यहाँ पर रखेंगे K 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर और ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो Q स्क्वायर है और ये जो L स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये सब जगह कॉमन निकलेगा। देखो कैसे, यहाँ पर भी Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी Q स्क्वायर L स्क्वायर, Q स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों को मिलाकर हो जाएगा, अंडर रूट लोगे बाहर आ जाएगा, तो K भी बाहर आ जाएगा और Q स्क्वायर L स्क्वायर भी बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचता है, देखो अंदर बचेगा आपके पास एक 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 8 इंटू cos 120 डिग्री -1 अपॉन 2। याद आ गया, इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 16 -8, ये आपका निकल कर आएगा अंडर रूट K अंडर रूट 12 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। कई जगह पर ये लिखा रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 12 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। सो दिस इज योर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज Q। तो यहाँ पर सिर्फ ये थीटा कैसे आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पर गलतियां हो जाएंगी, आप कंसीडर ही नहीं करोगे उसको, सिर्फ इतना ही करके इस पोर्शन को नहीं लोगे तो आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, चलो आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स अब आ चुका है, तो इसको हम लॉक करते हैं यहाँ पर एंड अब आप देखेंगे अपना बी पार्ट। चलिए इसके बी पार्ट का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो किस तरीके से स्टोर होता है, स्टोर्ड एज एन पोटेंशियल एनर्जी दैट एवरीवन नोस, देन U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। प्रीवियसली भी यही था, चलो याद आ गया। मैंने क्या कहा था, जितने नंबर ऑफ पेयर चार्जेस होंगे उतने आप इसमें ऐड करते हो, है ना, यही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं 1 2 एंड 3, नो डायगोनल तो 3 ही रहेंगे। चलो इतनी बात भी हो गई क्लियर। अब उसने बोला क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको निकालना है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से भी, तो मतलब जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है वो एक बार आपकी इनफाइनाइट है। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइनल 0, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसीलिए। अब एक बार अगर आप इनिशियल की बात करो तो जितने नंबर ऑफ पेयर चार्जेस हैं उतने हो जाएगी, तो एक बार K Q 2Q अपॉन L प्लस K 2Q माइनस 4Q अपॉन L और एक बार हो जाएगी K Q माइनस 4Q अपॉन L। ठीक है, इसमें से अगर आप देखोगे तो K Q स्क्वायर अपॉन L आपका आ गया है कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास 2 -8 -4, तो ये कुछ आएगा आपका माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -10 Q स्क्वायर अपॉन L और आप K यहाँ रख लीजिए और आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -10 Q स्क्वायर अपॉन L। क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, मैग्नीट्यूड में हम मोड मान लेते हैं जिसको हम पॉजिटिव वैल्यूज मानते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो ये रहेगी। आपको निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको निकालना क्या है, वर्क डन जो कि स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला होता है UF, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है आपकी 0 माइनस -10 Q स्क्वायर अपॉन L K।
ठीक है, कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 क्यू स्क्वायर अपॉन एल, वेयर के इज इक्वल टू दिस वन, चाहे आप तो के में रख सकते हो, चाहे आप के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रख के कर सकते हो, जैसा मन करे वैसा कर सकते हो। आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल आएगा टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्लियर हो गया, ये रहा आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन। आप कंक्लूड करके इस क्वेश्चन को करोगे लॉक और आपको यहीं पर पूरे 3 नंबर मिल चुके होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी द क्वेश्चन। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा होगा 3 मार्क्स का, सेक्शन सी के अंदर आता है। इसमें भी आपको दिए गए हैं ए एंड बी पार्ट्स। ए पार्ट में पूछा है कि डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक वायर, राइट्स इज एसआई यूनिट। ओके, तो कंडक्टिविटी एक्चुअली में होता क्या था, रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी, ये सब जानते हैं, बट ये डेफिनेशन थोड़ा लिखनी है हमको। डेफिनेशन क्या लिखनी है, नॉर्मल डेफिनेशन। तो डेफिनेशन होती है कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस और हीट टू पास थ्रू इट, उसको पास करने देता है। ठीक है, चलो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कई मतलब कि आपको रैंडम इसमें भी आ सकता है ना, क्योंकि अब तो हमारे टर्म 1 टर्म 2 आते थे, तो वहां पर आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आपसे पूछ लिया सकता है कि भैया एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट होती है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, मो मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। इन तीनों में से आप कोई भी एक भी लिख सकते हो आपको, लेकिन पता सारी होनी चाहिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ इजीली। ठीक है, चलो एसआई यूनिट भी हो गई, मतलब हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। तो चलिए बात करते हैं इसके बी पार्ट की, जिसमें बोला है कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी नॉट रेजिस्टिविटी, मतलब सिग्मा ऑफ अ वायर इन टर्म्स ऑफ अ नंबर डेंसिटी, ओके, एंड रिलैक्सेशन टाइम tau is not a torque here, tau is relaxation time. Hence obtain the relation between the current density, that means J, and the applied electric field E, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। चलो देख लेते हैं। अब हमें ये बताओ सबसे पहले इस क्वेश्चन में कि हमें मान लेते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर है, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है L, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक पोटेंशियल या फिर एक बैटरी से, जिसका पोटेंशियल है V। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, करंट डेंसिटी को हम जानते हैं, दैट इज NeVd, वेयर Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे E/m/τ। ठीक है, तो चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेस भी कर दिया इसको। अब यहाँ पर आप जब भी इस तरीके से करोगे, J इज द डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा आपका क्या, ये नंबर डेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। अब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हो जाएगा Ne² E tau upon m, and what is electric field here for this case, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ पर, V/D होती है ना, तो V/L हो जाएगी। तो इसको आप रिप्लेस कर दो, यहाँ पर ये हो जाएगा Ne² V/L m tau एंड दिस इज J। अब हम क्या जानते हैं, करंट डेंसिटी क्या होती है हमारी, J = होता है I/A। चलो इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा I/A इज इक्वल टू Ne² V tau upon ml। ठीक है, चलो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब अगर इस ml, अगर मैं इस I को इधर ले जाऊं, ठीक है, और या V/I ले आऊं, चलो V/I कैसे लाऊंगी मैं, V/I कैसे होगा, जब मैं इस ml को इधर ले जाऊं, तो ml/Ne² tau A। ये V/I क्या होता है मेरा, रेजिस्टेंस होता है, कहां से, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ml/, ये हो गया। यहाँ पे मेरी किसकी वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब ऑलरेडी मैं फॉर्मूला जानती हूँ रेजिस्टेंस का, जो कि होता है R = ρL/A। तो मैं इसको आप रिप्लेस कर देती हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ρL/A इज इक्वल टू ml/Ne² tau A। यहाँ से ये L कट जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, मेरी रेजिस्टिविटी आ गई Ne² tau। ये क्या है, मेरी रेजिस्टिविटी। नाउ वी नो दैट कंडक्टिविटी इज इनवर्सली
प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। अब यहां से अगर मैं कंडक्टिविटी देखूं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा मेरा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। आया कि नहीं, आ गया। चलो तो मैंने यहां से क्या निकाल लिया, कंडक्टिविटी निकाल लिया है। अब मुझे कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो किसके टर्म्स में मिला है, नंबर डेंसिटी है भाई। ये एन क्या है, नंबर डेंसिटी है। क्या रिलैक्सेशन टाइम है, बिल्कुल है रिलैक्सेशन टाइम। तो मैंने यहां पर ड्राइव कर लिया क्या, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द नंबर डेंसिटी एंड द रिलैक्सेशन टाइम। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इतना पोर्शन तो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बात करूं मैं इसके बाकी रिमेनिंग पोर्शन की। बाकी रिलेशन में क्या करना है मुझे, करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का अब मुझे क्या बताना है, अपना रिलेशन बताना है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दूं, किस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दूं, इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दूं फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहां से आप मुझे बता सकते हो कुछ आपको आइडिया पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ेगा। देखो ये एन, ये ई स्क्वायर, ये टाउ, ये एम, ये मिलके मेरे क्या है, ये मेरी एक कंडक्टिविटी है। तो यहां से मैं बोलूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 J इज इक्वल टू सिग्मा V अपॉन एल। व्हाट इज V अपॉन एल, सिग्मा E। अब कुछ लोग तो इस तरीके से करेंगे, कुछ लोग इस तरीके से करेंगे। देखो या तो यहां से इस तरीके से कर लो, या फिर इसके सेकंड पार्ट के लिए आप क्या याद रखो, आपको पता है कि दैट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। व्हाट इज V, V फ्रॉम हेयर दिस वन EL, ठीक है। मैं इसको क्या कर रही हूँ, EL लिख रही हूँ, V को। IR होता है मेरा रो L अपॉन A, ठीक है। ये आप L से L काट दोगे, क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास अब बच रहा है E इज इक्वल टू I रो अपॉन A, ठीक है। E इज इक्वल टू व्हाट इज I अपॉन A, I अपॉन A इज मेरी करंट डेंसिटी रो। अब क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू E अपॉन रो, और 1 अपॉन रो इज व्हाट, फ्रॉम हियर। तो यहां से भी मेरा आ जाएगा सिग्मा E, रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन। तो ये भी आप कर सकते हो। ये किसी को ये स्ट्राइक नहीं हुआ, मतलब है तो कुछ नहीं, इक्वेशन से था, बट लेकिन आप इससे करोगे तो बेटर रहेगा सॉल्व करना, क्योंकि आपको सबको पता है ओम्स लॉ, और ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर जो लिखे हैं वही यहाँ पर यूज करना है डायरेक्ट। आपको रिलेशन मिल जाएगा, आप यहाँ पे अपना कंक्लूड कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे और आप मूव कर जाओगे नेक्स्ट पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि कैरी है, करता है हमारा 3 मार्क्स। इसको पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि एक बार मैग्नेट है ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन टू यू, दैट मींस m इज गिवन टू यू 6 जूल पर टेस्ला इज अलाइंड एट 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड is given to you, that is B. Calculate the work done in turning the magnetic field to align its magnetic movement। पहले आपको नॉर्मल तक अलाइन करना है, फिर दूसरे केस में निकालना है अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, और बी पोर्शन में आपको निकालना है टॉर्क एट द मैग्नेटिक ऑन द मैग्नेट इन द फाइनल ओरिएंटेशन इन केस 2। ठीक है, बोला क्या है, एक बार मैग्नेट है आपकी, मान लेते ये रही, ठीक है। इस बार मैग्नेट को आपने अलाइंड करा है कितनी डिग्री पर, 60 डिग्री पर। अब बोला गया है कि आपको वर्क डन निकालना है जब इस आप बार मैग्नेट को एक बार टर्न करो, नॉर्मल किस पे लाना है, नॉर्मल करना है, मतलब 90 डिग्री। तो आप मान लीजिए θ1 आपका ये रहा, ठीक है। अब आपको वर्क डन निकालने का फॉर्मूला सब जानते हैं। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में mb cos θ1 माइनस cos θ2, यही होता है फॉर्मूला। जब हम θ1 में से θ2 करते हैं तब ये होता है, अगर θ2 पहले लिख दिया तो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। θ1 मैंने आपको बता दिया। अब इस ये पार्ट के फर्स्ट केस में क्या है, θ2 आपका हो रहा है नॉर्मल, दैट इज 90 डिग्री। m इज गिवन टू यू, m क्या है आपके पास 6, b कितना है आपके पास 0.44, और ब्रैकेट में हो जाएगा cos 60 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, ये हो जाएगा 6 इंटू 0.44 मल्टीप्लाई 1/2, और ये कितना हो जाता है, ये तो 0 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा 1.32
जूल। तो वर्क डन आ गया आपका, आप क्या लिखोगे, हेज द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू इट्स अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.32 जूल। तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब इसी ये पार्ट की अगर सेकंड केस की बात करो तो क्या बोला है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट कितना, मतलब अपोजिट अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट मतलब कितना एंगल है, थीटा 2 आपका 180 डिग्री। थीटा 2 हो जाएगा 180 डिग्री। वर्क डन का फॉर्मूला सेम है, दैट इज एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एम है आपके पास 6 इंटू 0.44, थीटा 1 है कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। ये हो जाएगा 6 इंटू 0.44 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1 कितना होता है 180 डिग्री माइनस 1 होता है तो प्लस 1 3/2। और या फिर आप कर सकते हो 1.32 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया आपका 3.96 जूल। तो आप क्या लिख दोगे, hence the work done in turning the magnet to its align its magnetic movement opposite to the magnetic field is 3.96 जूल। तो आपका ये ए पार्ट तो पूरा सॉल्व हो गया, आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर। अब देखिए इसके बी पार्ट में क्या बोला, आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है मैग्नेट पर इन द फाइनल ओरिएंटेशन इन केस 2। केस 2 में हमारा थीटा था थीटा 2 दैट इज 180 डिग्री। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेट में, दैट इज टाउ एम बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा 2। सेकंड केस की बात कर रहा है, एम कितना है आपके पास 6, 0.44 इंटू साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री इज व्हाट 0, तो टॉर्क कितना हो गया 0। तो आप क्या लिख दोगे, हेंस द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द फाइनल ओरिएंटेशन इन केस 2 इज 0। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13 पूरा सॉल्व हो गया है। अब ये क्वेश्चन कितना ही सिंपल था और ये क्वेश्चन कैसा चैप्टर 4 से ही था, सबको पता है, और बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। सिर्फ इन लाइन का मतलब पता हुआ डायरेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कितनी इजीली आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि है आपका 3 मार्क्स का। इसमें है आपके 2 पार्ट्स। अभी हम यहाँ पर सिर्फ ए पार्ट देख रहे हैं जिसमें बोला गया है कि एक आयरन रिंग है जिसमें रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है μr, जिसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग्स जो है, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स पर मीटर जो है वो स्मॉल n है, और जो वाइंडिंग्स की गई है वो कॉपर वायर की है, और इन वाइंडिंग में जो करंट है वो है आपका I। आपको एक्सप्रेशन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इन द रिंग। ठीक है, हम मान लेते हैं ये रही आपकी रिंग, ये आयरन की बनी हुई है, इसमें आपने कॉपर का एक नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर आपने कर दिए हैं जो कि है n। ठीक है, इन वाइंडिंग में से जो करंट है वो I है। तो आप लिख दोगे लेट द रिलेटिव परमिटिविटी, आपको पता ही है μr। नंबर ऑफ टर्न्स की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, आप रेडियस मान लो, लेट द रेडियस ऑफ द रिंग इज r। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर टर्म्स आपके होंगे इक्वल टू द पेरीमीटर टाइम्स ऑफ n। क्यों, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इस नंबर ऑफ टर्न्स तो आपको पता ही है, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर आपको दी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, पेरीमीटर जब मल्टीप्लाई कर दोगे स्मॉल n से तो आपको वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे इस रिंग के ऊपर जो कि कॉपर से बाइंडिंग है। तो पेरीमीटर बराबर होता है 2πr सर्कल का n, और ये हो गया कैपिटल N, ये निकल आया। अब मुझे ये बताओ, इस वाइंडिंग में जब देखो, ये मान लो ये एक रिंग है, ठीक है, दिख रही है आपको रिंग के शेप में। अब इसमें मैंने कोई वाइंडिंग कर दी जिसमें करंट आई जा रहा है, तो यहाँ पर टोटल जो करंट होगा एनक्लोज्ड वो किसका होगा, जितने मेरे नंबर ऑफ टर्न्स है उतना ही तो करंट जाएगा, है ना। तो पहले अगर करंट आई था, अब नंबर ऑफ टर्न्स के आने के बाद जो करंट एनक्लोज्ड है दैट इज ni। यहाँ पर आप कह सकते हो 2πr ni। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगा दे क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, B डॉट dl इज इक्वल टू
म्यू आई, यही था। यहां पर ये म्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बोला गया है कि इस जो आयरन है इसमें रिलेटिव परमिटिविटी है, प्रेजेंस है, नहीं होता तो म्यू नॉट ही लेते अकेला, ठीक है। अब ये डीएल क्या होगा, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर सर्कल का, तो ये हो जाएगा बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू, और ये आई क्या है, आई है ना करंट एनक्लोज्ड, टोटल करंट एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोल दोगे 2 पाई आर एन आई हो जाएगा। ये 2 कट गया, ये 2 पाई आर कट गया, मी इक्वल टू आ जाएगा आपका म्यू एन आई, वेयर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई, वेयर व्हाट एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। तो आपने निकाल लिया एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन द रिंग, तो इस रिंग का जो एक्सप्रेशन है वो ये आएगा। क्लियर हो गया। लॉ कौन सा यूज होता है, एंग्लो-सैक्रेटल लॉ होता है। सिर्फ ये कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया तो आई थिंक आप पूरा निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट की, जिसमें बोला गया है द ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज गिवन टू यू इज दिस 0.9853 और सिंबल होता है ये। तो इस मटेरियल का टाइप क्या है, फिर इसका मॉडिफिकेशन बताना है हमें, फील्ड पैटर्न ऑन कीपिंग अ पीस ऑफ दिस मटेरियल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब ये जो वैल्यू है अगर ये लेस देन 1 होती है, तब जो हमारा मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर आपको याद हो तो एक टेबल आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, ठीक है, नहीं तो वन शॉट वीडियो में देखी होगी। तो पैरामैग्नेटिक हो गया। इसकी खासियत क्या होती है कि जब भी हम इस मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस रखते हैं तो जितनी भी अनअलाइंड डायरेक्शंस होती है वो सारी अलाइंड होने की कोशिश करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो अब हमने क्या करा, जो हमें पैटर्न ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें कहाँ पे करना है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर होगी, यहाँ पे हमने वो मटेरियल रखा क्योंकि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो अब जितनी भी यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप कह लो, अब वो क्या कोशिश करेंगी, वो एयर से जाने की बजाय अब वो ट्राई करेंगी ना कि वो मैग्नेट से होकर गुजरे, ठीक है। तो अगर वो अब ऐसे धीरे धीरे इसकी तरफ अपना खिंचाव महसूस इस तरीके से अब आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस मटेरियल के लिए बन जाएंगी। तो अब वो मैग्नेट पैरामैग्नेटिक मटेरियल से होकर गुजरना चाहेंगी, ना कि वो बाहर से उसके इधर उधर से निकलना चाहेंगी, ठीक है। तो इसका आपका फील्ड पैटर्न भी आप ड्रॉ कर लोगे, इसको ड्रॉ कर देना, इसमें ये लिख देना सिंस दिस इज लेस देन 1 और यू कैन से बिटवीन 0 and 1 देन द मटेरियल इज सेड टू बी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ओके। और फिर आप अपना ये पैटर्न बनाओगे, पूरा मॉडिफिकेशन जो है उसका बता दोगे वहां पर, और एक लाइन लिखोगे, नाउ द लाइन ऑफ फोर्स टेंड्स टू मूव थ्रू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल रेदर देन द एयर, ठीक है। वो एयर से पास नहीं, वो मटेरियल से होना पास करेंगे। इतनी लाइन लिखो कि पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ड्रॉ अच्छे से करना, सारी चीजें अच्छे से लिखना। नाउ मूव टू द 15th क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर आपके आए थे 18 में 2 पार्ट्स ए एंड बी, बट ए पार्ट जो है वो आपके सिलेबस का नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर दिया है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट में बोला गया है द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस ए बी। ये नॉर्मली आ रहा है, मतलब 90 डिग्री से आ रहा है, ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। तो ये मान लीजिए μ1 और ये मान लीजिए आप वाटर का μ2, ठीक है। विल दिस सफर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द फेस एसी। अगर ये एसी पर ये रे पहुंची तो क्या यहाँ पर TIR होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि TIR की कंडीशन क्या होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए तभी होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब ये ग्लास प्रिज्म जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, तो यहाँ पे सारे एंगल आपके 60 डिग्री। अब जब ये आपका नॉर्मल आया तो ये स्ट्राइक जब करना किस पे, इसको फेस एसी तक जाना है, तो स्ट्राइक करके गया, तो ये एंगल 90, ये एंगल 60, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल से, और यही आपका इंसिडेंस एंगल होगा। तो यहाँ पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे इस पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगा, दैट इज μ1 sin c इज इक्वल टू μ2, और साइन ए क्या है क्योंकि नॉर्मल है तो 90 डिग्री, वेयर μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर,
ठीक है, μ1 क्या है यहाँ पर 3/2 साइन c इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3 साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, तो साइन c क्या हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2/3 विच इज 8/9। c इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 8/9 दैट इज इक्वल टू 62.73 डिग्री। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज ग्रेटर देन द इंसिडेंस एंगल। तो क्या अब इसने TIR की कंडीशन को फुलफिल किया? नहीं किया। हेंस नो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन फेस AC। हाँ, अगर ये आपका 59 पॉइंट कुछ तो हो जाता है क्योंकि उसमें कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो आप यहाँ पर पूरी बात अपनी लिख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बच्चों आप आई होप आज का हमने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन किया है वो आपने अच्छे से करा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने से हमें इतना तो आइडिया पड़ रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है जो हर बार पेपर में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आ ही जाते हैं। तो आई थिंक आपने भी अच्छे से की है, और जैसा कि आप जानते ही हो लर्नोवर फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री at learnohub.com। थैंक यू।